हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एसओसी सक्सेस पॉइंट में। बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन का जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा सॉल्व करके हम यहाँ पर देंगे और सारी चीजों को बच्चों यहाँ पर हम आपको समझाएंगे भी। अभी तक बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, जिसके जरिए बच्चों आप हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन को पा सकते हैं और हमारे नए वीडियो के बारे में बच्चों आपको वहां पर अपडेट मिलता जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वंडरफुल सेशन को। तो बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बच्चों, पहले हम क्या करेंगे पता है? पहले बच्चों हम यहाँ पर एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे एमसीक्यू वाला तो आपको समझ में आएगा, a dash is necessary to change the speed as well as direction of मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें स्पीड चेंज करवाना है या फिर डायरेक्शन अगर चेंज करवाना है तो कौन सी चीज हमें वहां पर नेसेसरी होती है, जरूरत होती है। तो ऑप्शन देखो बच्चों, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम एंड मोशन। तो बच्चों आपको पता होगा कि फोर्स नेसेसरी होता है। फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, उसे टिक करवा लेना। तो बच्चों एग्जाम में ये आ सकता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज डैश। सॉरी, अभी बच्चों आपको पता होगा कि आपने जो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है उसी के अंदर बच्चों आपको दिया हुआ है कि जो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट होते हैं ये होते बच्चों इलिप्टिकल। वे सारे बच्चों कैसे होते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। और इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे प्लैनेट क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द स्टार। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर डी याद रखना है, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद देखो बच्चों, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब बच्चों देखो, आपने केपलर का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको बताया गया है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों एवरेज डिस्टेंस। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या आ जाएगा? क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। चलो मूव टू द नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, the gravitational force between the two bodies is directly proportional to the product of the masses। तो ये तो बिल्कुल सही है। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, एंड इज डैश ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा फार्मूला, अगर आपको पता होगा तो मैं लिख देता हूं कि बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब बच्चों यहां पर आपको लिखना है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी पहला आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बच्चों याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आप देख लो, फिफ्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कैपिटल जी की वैल्यू यहाँ पर आपको पूछी है और कैपिटल जी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मतलब बच्चों ये वैल्यू होती है और ये वैल्यू भी याद रखनी है और इसका जो यूनिट है ना ये भी आपको याद रखना है। वैल्यू क्या है बच्चों? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चों, द डैश फोर्स इज मच वीकर देन द अदर फोर्स इन नेचर। तो आसान है यार, वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों ये मच वीकर होता है देन अदर फोर्सेस इन द नेचर। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ये भी बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद बच्चों सेवंथ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी, इज हाईएस्ट एट अ पोल। क्या सही है क्या? हाँ यार ये सही है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं, हाईएस्ट एट इक्वेटर नहीं, ये तो गलत है। लोवेस्ट एट इक्वेटर होता है, मतलब ये गलत है। सेम एवरीवेयर, ये तो नहीं होगा। लोवेस्ट एट अ पोल, तो ये भी गलत है। तो हमारा बच्चों ए सही हो जाएगा। मतलब बच्चों जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ये हाईएस्ट होती है एट अ पोल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चा अगर लोवेस्ट पूछा जाए तो आपको लिखना है इक्वेटर। ठीक है, याद रखो। उसके बाद बच्चों, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
इज डैश एट ए इक्वेटर। मतलब बच्चों इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? तो बेटा इक्वेटर पर लोवेस्ट होती है, तो आपको लिखना है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पूछा गया बच्चों कि पोल पर कितनी होती है, तो पोल पर आपको लिखना है 9.8 के आसपास आपको लिखना है, 9.832 समथिंग होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां पर होती है? तो इक्वेटर पर होती है, सॉरी पोल पर होती है। और इक्वेटर पर अगर पूछा है तो आपको लिखना है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों आपको यहां पर याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहां पर बन जाते हैं इनमें से। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन। ठीक है बच्चों, जो फ्री फॉल होता है वो कहां पर पॉसिबल होता है? तो बच्चों फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, वैक्यूम में ही पॉसिबल होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बेटा फ्री फॉल पॉसिबल नहीं होता है। तो ये भी चीजें बच्चों आपको यहां पर याद रखनी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डैश ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। मतलब बच्चों अगर आपको पता होगा कि जो वेट होता है ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, मतलब बच जाएगा ऑप्शन ए। मतलब बच्चों 6 टाइम लेस होता है, अगर मून पर वेट की बात करें वो 6 टाइम लेस होता है एज कंपेयर टू द अर्थ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बच्चों ये भी याद रखना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वेट 60 न्यूटन ऑन द अर्थ। देखो अर्थ पर कितना वेट है? 60 न्यूटन है। और यहाँ पर आपको पूछा गया बच्चों हिज वेट ऑन द मून विल बी, कितना होगा मून पर उसका वेट? सिंपल है बेटा, 60 टाइम लेस, मतलब ये 60 होगा, n/1/6, मतलब ये आ जाएगा बच्चों 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 न्यूटन आ जाएगा बच्चा, तो ऑप्शन होगा हमारा डी। तो 10 न्यूटन बच्चों वेट होने वाला है कहां पर? सो मून पर। ठीक है, तो ये भी बच्चों आप यहाँ पर अपने दिमाग में बच्चों रट लो, पकड़ लो, ठीक है, समझ लो। सो चलो बच्चों नेक्स्ट, बच्चों ट्रू एंड फॉल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी बच्चों हम देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ओके पहला क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पर क्या कहता है, इंपॉर्टेंट होता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि आने वाले समय में आपको ह्यूज, मतलब यार बहुत ज्यादा वीडियो मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर। ग्रेड 10 के हो गए, ग्रेड 9 के हो गए, और बाकी के भी क्लासेस के आपको यहाँ पर मिलता रहेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, यानी जो दो मास है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर डबल हो गया, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम लेस देन द प्रीवियस फोर्स। यार ये तो सही है, ये तो ट्रू है, फॉल्स नहीं बेटा, ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया बच्चों, ध्यान सुनो। बच्चों दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस है वो अगर डबल हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया, तो बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो कम होगा ना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डिस्टेंस डबल हो गया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों क्या हो गया, वो 4 टाइम लेस हो जाएगा, तो वो लेस बनेगा। ये बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, तो ये आपको ट्रू यहाँ पर लिखना है, ये क्या है बेटा, ट्रू है। नेक्स्ट है बेटा, द सीजीएस यूनिट ऑफ जी इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है बेटा, जो कैपिटल जी होता है, मतलब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका जो यूनिट होता है बच्चों, एसआई यूनिट, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसे बच्चों अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर न्यूटन का बनेगा डाइन, मीटर का बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम का बनेगा बच्चों ग्राम। तो ये बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। मतलब बच्चों जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ के सेंटर पर 0 होती है। अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो वो 0 बनेगी, मतलब अर्थ के अंदर हमारा जो वेट होगा, अर्थ के सेंटर पर जो वेट होगा बच्चों, वो हमारा भी 0 होगा। ठीक है, क्यों 0 होगा, क्योंकि वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी 0 होगी। तो बेटा ये बिल्कुल ट्रू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एकदम ट्रू बन जाएगा। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द जी इज हाईएस्ट एट इक्वेटर। तो बच्चों फॉल्स है, अभी भी मैंने बताया था बच्चों कि जो स्मॉल जी होता है, ठीक है, उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो पोल पर होती है, और लोवेस्ट जो वैल्यू होती है वो इक्वेटर पर होती है। तो ये बच्चों गलत हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द जी इज हाईएस्ट एट इक्वेटर, ये फॉल्स हो जाएगा। ये भी बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यार अभी मैंने कहा था कि जो कैपिटल जी होता है उसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपनी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता, क्योंकि उसका नाम ही है कांस्टेंट।
ठीक है, तो वैल्यू क्यों चेंज करेगा, तो वो वैल्यू थोड़ी करेगा, तो ये भी बच्चों बन जाएगा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इट राइजेस अबव द अर्थ सरफेस, मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस से अगर दूर चले जाएंगे, द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी इंक्रीज, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा, मतलब एज वी गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी गेट इंक्रीज। तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा क्या अगर हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे? तो ये भी स्टेटमेंट यार एकदम क्या होगा बेटा, फॉल्स है, क्योंकि अगर हम अर्थ के सेंटर में जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी, अगर हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे, अवे जाएंगे, तो भी बच्चा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज ही होगी। तो ये भी बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद बच्चों, द स्पीड ऑफ रिलीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई चीज अगर हम ऊपर से छोड़ देते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, ठीक है, कहाँ पर पेन है, हाँ ओके चलो, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास पेन है, पेन को अगर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो इसका जो स्पीड होगा, क्या ये स्पीड इसके मास के ऊपर डिपेंड होगा क्या बेटा? तो नहीं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ये जो स्पीड होता है बच्चों, ठीक है, वो डिपेंड होता है अर्थ के मास पर और हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये बिल्कुल सही बन जाएगा, मतलब द स्पीड ऑफ द रिलीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मास इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं होता है, वो डिपेंड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों, मास इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब बच्चों देखो, जो मास होता है इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया, मतलब क्या मास से हम इनर्शिया को रिलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। तो ये भी स्टेटमेंट बच्चों एकदम ट्रू बन जाता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। मैं थोड़ा सा बाजू को हो जाता हूँ, ठीक है, तब जाकर बच्चों आपको ये दिखाई देगा। ओके, दिखाई दिया बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने देख लिए, ट्रू फॉल्स देख लिए, एमसीक्यू देख लिए। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक रीजन। ठीक है बच्चों, साइंटिफिक रीजन बच्चों ये 2 मार्क के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। इन शॉर्ट मैं सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दूंगा, आपको सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को देखना है और स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, तभी जाकर ये आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी इज ग्रेटर एट अ पोल देन द इक्वेटर, मतलब बच्चों सिंपली यहाँ पर हमें ये पूछा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है ना, ये ग्रेटर होती है एट द पोल देन द इक्वेटर। हमें बताना है कि व्हाई। ठीक है, सिंपल है बेटा, देखो हमारी जो अर्थ है ना बेटा, वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट समझो बच्चों। ठीक है, the reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, and so that the distance of the point on the surface of the earth from its center differ somewhat from place to place। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि हमारी जो अर्थ है ना, वो exactly spherical नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों ये होती है, ये देखो exactly spherical नहीं होने की वजह से अर्थ का जो रेडियस होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। मतलब देखो इस तरीके से, मतलब देखो इक्वेटर पर रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, और पोल पर रेडियस थोड़ा सा कम है। ठीक है, पोल पर रेडियस थोड़ा सा कम है, और पोल पर रेडियस कम है, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर ज्यादा होगी। ठीक है, और जहां पर रेडियस ज्यादा है वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो देखो बच्चों, इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर। ओके, आपको पता है कि जो इसका रेडियस होता है वो लार्जेस्ट होता है इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट होता है पोल, सो दैट द वैल्यू ऑफ द जी इज ग्रेटर एट अ पोल। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर होगी एट अ पोल। ठीक है बच्चों, एज यू नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब बच्चों सिंपली समझो कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है। सिंपली बात है यार कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी बच्चों, इक्वेटर पर कम होगी और पोल पर ज्यादा होगी। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज एज वी गो अबोव द अर्थ सरफेस। सेम कंसेप्ट है बेटा, अगर हम अर्थ के सरफेस से अगर दूर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। व्हाई?
क्या रीजन होगा? सेम है बेटा, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ये क्या होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है, आपको पता होगा कि बच्चों आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या है, तो मैं बता देता हूं। तो बच्चों उसका फार्मूला होता है G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, हमें यहाँ पर क्या करना होगा तो मैं बता देता हूं आपको। तो यहाँ पर हमें r प्लस एच लेना होगा, यहाँ पर r प्लस एच लेना होगा, r प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो, देखो सिंपली देखो, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का रेडियस ये r और अर्थ के सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर जा रहे हैं ना, ठीक है, तो वो डिस्टेंस मतलब हाइट, ठीक है, मतलब ये हाइट, तो r प्लस एच करना होगा ना टोटल डिस्टेंस। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसको? r प्लस एच को, मतलब डिस्टेंस को। तो बच्चों सिंपली है, एज यू नो दैट द स्मॉल g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट गेट इंक्रीज। बच्चों आपको पता होगा कि अगर हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो अर्थ का सेंटर और उस ऑब्जेक्ट का सेंटर दोनों के बीच में डिस्टेंस तो इंक्रीज होगा ना। अगर डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी बेटा वो डिक्रीज होगी एज पर दिस फार्मूला, इस फार्मूले के अनुसार बच्चों कम होगी। तो ये भी बच्चों आपको सिंपली यहाँ पर याद रखना है, एकदम बेसिक है बेटा, सिंपल है। अगर आपने साल भर अगर पढ़ा है तो ये आपको रिवीजन के लिए बहुत काम बच्चों आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मींस स्मॉल g डिक्रीज एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो भी बच्चों क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? सिंपली देखो, आपको पता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, तो G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार बच्चों आप क्या करते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हो। बच्चों अगर आप अर्थ के अंदर जाओगे, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो M है ना ये अर्थ का मास है, और ये जो R है ना बच्चों ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। अगर बच्चों अगर आप अर्थ के अंदर जाओगे तो क्या होगा, अर्थ के अंदर जाओगे तो बच्चों रेडियस कम होगा, ये तो सबको पता है, लेकिन मास भी बच्चों क्या होगा, वो कम होगा। कैसे? देखो, अब मान लीजिए बेटा ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो बच्चों मान लीजिए जब आप अर्थ के अंदर जाओगे, ठीक है बेटा, ये अर्थ के अंदर जाओगे, मान लीजिए यहाँ पर जाओगे आप, ठीक है, तो ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ पर आप हो, ठीक है, यहाँ पर आप हो, तो बच्चों क्या होगा कि अर्थ का सेंटर क्या करेगा बच्चों, आपको अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगा, मतलब एक फोर्स आपको सेंटर की तरफ खींचेगा, ठीक है। और ये जो मास है बेटा, ये जो मास है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब ये मास थोड़ी उसे सेंटर की तरफ खींचेगा, मतलब पहले ये जो मास है, यहाँ का मास पहले इस फार्मूले में पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है, पृथ्वी का टोटल मास मतलब हमारे अर्थ का टोटल मास यहाँ पर हम ले रहे थे। अब क्या होगा बच्चों, जब अंदर जाएंगे तो ऊपर का जो मास है ये आप नहीं ले सकते ना वहां पर, ठीक है, नहीं ले सकते इस फार्मूले में, तो क्या होगा, इतना मास हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि ये जो मास है इसका तो कोई भी सेंटर होगा ना, तो मान लीजिए इसका सेंटर ये है, तो मान लीजिए बेटा इसका सेंटर ये है, तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ भी बच्चों थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा और सेंटर की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, और इन दोनों के बच्चों झगड़े में क्या होगा कि जो इफेक्टिव वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है बच्चों। देखो बच्चों आपको बताया द वैल्यू ऑफ द स्मॉल g शुड बी इंक्रीज एज पर द फार्मूला G इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको पता है बच्चों कि जो मास था पहले इस फार्मूले कंट्रीब्यूट कर रहा था कि वो मास बच्चों अब कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा बच्चों कि जो इक्वेशन में जो मास है वो बच्चों डिक्रीज होगा, और वो मास अगर डिक्रीज होगा तो बच्चों कंबाइन इफेक्ट मतलब रेडियस वहां पर कम हो रहा है, तो उसके वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा, ठीक है, और मास वहां पर कम हो रहा है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से बच्चों जो भी चेंज होगा वो वहां पर हमें देखने को मिल सकता है, और जनरली बच्चों क्या होता है कि ये डिक्रीज ही होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगी एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है। ये आपको बच्चों यहाँ पर याद रखना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे बच्चों आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, देखो, व्हेन वी ड्रॉप द फीदर एंड स्टोन एट द सेम टाइम फ्रॉम द हाइट। देखो बच्चों हमने क्या किया, फीदर को और स्टोन को सेम टाइम अगर हमने हाइट से ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा बच्चों, रीच द अर्थ फास्टर देन द फीदर। वो क्या होगा बच्चों, वो आपने देखा होगा कि जो स्टोन होगा वो फास्टर रीच करेगा देन द फीदर। क्या रीजन होगा बच्चों, अगर मैं स्टोन को और फीदर को अगर मैं वैक्यूम में लेकर जाऊं और वैक्यूम में अगर दोनों को रिलीज करूं तो दोनों सेम टाइम पर बच्चों अप्रोच करेंगे टुवर्ड द ग्राउंड, ठीक है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में बात करूं तो एटमॉस्फेयर में स्टोन जल्दी से पहुंच जाता है, फास्टर पहुंच जाता है देन द फीदर। ये क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, क्या चमत्कार है? चमत्कार वगैरह कुछ नहीं बेटा, सिंपल है। देखो आपको पता होगा बच्चों कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, ये इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब दो चीजें ली है हमने, एक स्टोन और फीदर, दोनों का मास होता है ना, ठीक है, उसका और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है बच्चों। जब हम स्टोन को और फीदर को जब आप रिलीज कर देते, ड्रॉप कर देते फ्रॉम द सेम हाइट, ओके, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो आप देखते हो बच्चों कि दे डू नॉट रीच ऑन द ग्राउंड एट अ सेम टाइम। दोनों भी सेम टाइम पर बच्चों ग्राउंड पर रीच नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। क्या होगा बच्चों, एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, फीदर को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा देन द स्टोन। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो अब बच्चों जो एयर होती है ना, ये एज अ ऑब्स्टेकल वर्क करती है बच्चों इन द वे ऑफ द स्टोन एंड फीदर। मतलब स्टोन और फीदर के रास्ते में एयर होती है, एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करती है, ठीक है। और आपको पता है बच्चों स्टोन का जो एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके लिए बच्चों इसके वजह से क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस फील करेगा वो बहुत ही कम होगा। फीदर का बच्चों क्या होता है, मास भी बहुत कम होता है, और मास कम होगा, ठीक है, मास भी कम है और उसका एरिया भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसके वजह से क्या होगा बच्चों, इसके वजह से क्या होगा कि आप देख पाओगे कि जो रेजिस्टेंस होता है एयर का वो फीदर के लिए ज्यादा होता है। इसीलिए बच्चों इट टेक्स मोर टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड देन द स्टोन। तो बच्चों ये उसका बेसिक रीजन होता है, ये भी बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आई होप बच्चों इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g is taken to be negative, ठीक है, when studying the motion of an object thrown upward in a straight line। मतलब किसी चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, किसी चीज को अगर ऊपर फेंकते हैं तो बच्चों इसके ऊपर, ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। आप हमें ये बताना है कि क्यों, व्हाई। चलो यार बच्चों बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। देखो बच्चों क्या होता है, अब मुझे पता बच्चों जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की कंटिन्यू इंक्रीज होती जाएगी, आप सभी को पता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है कंटिन्यू इंक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, क्लियर हुआ। अब देखो जब मैं इस चीज को ऊपर फेंकूंगा, इस पेन को ऊपर फेंकूंगा, क्या होगा बच्चों, इसकी जो वेलोसिटी है ये कंटिन्यू बेटा डिक्रीज होती जाएंगी। वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। सो दैट्स व्हाई, उसी की वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है नेगेटिव कंसीडर करते हैं व्हेन स्टडीइंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके चलो देखते हैं यार कैसे लिखना है आपको। देखो बच्चों फॉर अ ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते बच्चों तो आपको पता होगा कि जो एक्सेलरेशन, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है, ये बच्चों अपोज होती है टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उस वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, नीचे की तरफ होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की तरफ होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। और सेम टाइम बच्चों जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड होता है। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये क्या होता है बच्चों, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है बच्चों। हेंस the value of the gravitational acceleration is taken to be negative when studying the motion of an object thrown upward in a straight line, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट।
अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बच्चों करना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है और 2 मार्क बच्चों आपको इजीली यहाँ पर मिल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट रिगार्डिंग द वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों क्या है क्वेश्चन, देखो मास। अब मुझे बता बच्चों मास क्या होता है, मास तो कांस्टेंट होता है ना, मास कांस्टेंट होता है, मास कभी चेंज होता है क्या, मुझे बताओ, नहीं होता है, मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस पेन का जो भी मास अर्थ के ऊपर होगा वही मास इसका मून पर होगा, मार्स के ऊपर होगा, किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाओ, किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तो इसका मास चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास अर्थ के ऊपर x है, तो मून के ऊपर क्या होगा, x ही होगा ना, x ही होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, तो ये हमने लिख लिया। अब बच्चों देखो बच्चों वेट क्या होता है, आपको पता है बच्चों जो वेट होता है, जो मून पर जो वेट होता है एज कम्पेयर टू द अर्थ, वो 6 टाइम लेस होता है। ठीक है, मतलब बच्चों अगर मून पर अगर y वेट है तो अर्थ पर वेट कितना होगा, 6 टाइम ग्रेटर, मतलब 6x, x नहीं 6y, सॉरी 6y। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों, बहुत इजी है और इससे बच्चों आपको 2 मार्क बहुत ही इजी मिल जाएंगे। ठीक है, बिना किसी परेशानी के, आई होप। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब बच्चों न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। सो देखो बच्चों, अब बच्चों क्या होता है, आपने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, आपने ये भी पढ़ा बच्चों की जो ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन के बारे में बताया है, ग्रेविटेशन ऐसा होता है, देखने में काला होता है, हाइट में इतना होता है, जो बताया ना, वो सारी चीजें बच्चों इसी लॉ के अंदर बताई है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं बताता हूं कैसे। पानी पीने तो एक बार। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बच्चों न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार क्या होता है बच्चों, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डेफिनाइट फोर्स। मतलब बच्चों न्यूटन के इस लॉ के अनुसार इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द डेफिनाइट फोर्स। मतलब जितने भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में, ये सारी चीजें क्या कर रही बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है विद द डेफिनाइट फोर्स। ओके, याद रखो। अब दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। अब ये जो फोर्स होता है, ठीक है बेटा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो भी मास होगा, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट का जो भी मास होगा, दोनों के मासेस का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मास बढ़ेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, याद रखो। It is also inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, कम होगा। क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो यही होता है बच्चों हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों अगर इसे इसका अगर मैथमेटिकल अगर आपको फार्मूला लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों। देखो, ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये प्रोपोर्शनल होता है टू द m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अगर बच्चों ये अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, इसे अगर आप निकाल दो तो वहां पर हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लेंगे बेटा कैपिटल G कांस्टेंट। ठीक है, इसे कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमारा फार्मूला बच्चों कुछ ये बनेगा, F इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल G। ठीक है, सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट ऐसी कोई चीज इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों, बहुत ईजी है। और बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल हम देख लेंगे। ठीक है,
मैं कल एक वीडियो अपलोड करवा दूंगा। कल बच्चों हम न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो मैं देख लूंगा, और लगभग बच्चों फटाफट आपको यहाँ पर वीडियो देता जाऊंगा, क्योंकि आपको भी यहाँ पर ढेर सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। फिजिक्स के मैं दे दूंगा, बाकी चीजें आपको जल्दी से मिल जाएगा। तब तक बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बच्चों एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज बच्चों कि आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों है कि आपको अगर कोई डाउट्स होते हैं, कोई अगर चीजें आप हमें पूछना चाहते हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में बच्चों आप हमें पूछ सकते हैं।